एक तो दलित का कोई बड़ा चेहरा इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा है। तीसरा ये कि मुसलमान का कोई बड़ा चेहरा नहीं शामिल हो रहा है। तो मुसलमान में कांग्रेस को ही लोग समझ रहे हैं कि सेक्युलर पार्टी है। मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है, मुसलमान आरजेडी को वोट करता है, मुसलमान केसीआर को वोट करता है, मुसलमान स्टालिन को वोट करता है, मुसलमान सिद्धारमैया को वोट करता है। तो सोच रहे हैं कि मुसलमान लीडरशिप को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मायावती का जो मामला है, ये सबसे ज्यादा अचंभित करने वाला है कि मायावती को न तो इन लोगों ने दावत दिया, न मायावती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, किसी मीडिया के लोगों ने उससे सवाल भी नहीं किया। जैसे कि मायावती को आप बात कर रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया, तो मायावती को मतलब जिस प्रकार से इस भारतीय सियासत में उनकी बयानबाजी है, पॉलिटिकल मतलब जिस प्रकार से वो एक्टिव नहीं है कह सकते हैं, या फिर उनके तरफ से भी करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ले लीजिए, या यूँ कह लीजिए कांग्रेस या आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से जितना एक्टिव विरोध भाजपा का नहीं होता, उससे ज़्यादा कहीं असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। लगातार वो भाजपा का विरोध करते हैं। हमको लगता है कि विरोध भाजपा के करने में अपोजिशन में जो सबसे ज़्यादा विरोधी नेता होंगे असदुद्दीन ओवैसी होंगे। मकसद अपोजिशन को भी हराना ही है कि मोदी को हराने के लिए मकसद है। असदुद्दीन ओवैसी का भी मकसद है। लेकिन मुसलमानों को और दलितों को नहीं बुलाना इसलिए चाह रहे हैं कि ये दो जातियां भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहती हैं। इनके लीडर शुरू से ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बाबा साहेब को मार देना चाहती है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। लेकिन इन बैठक को लेकर जो चर्चा है कि दलित का, या यूँ कह लीजिए कि दलित को जो रिप्रेजेंट करने वाले नेता है, उसमें से जो बड़े नेता है उनको नहीं बुलाया जा रहा है। दूसरा नाम चल रहा है कि जो मुस्लिमों का, या यूँ कह लीजिए कि जो मुस्लिमों के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बोलने वाले नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। और अब कहा जा रहा है जो पॉलिटिकल पंडित है, जो राजनीतिक पंडित है, उनके तरफ से कि मुस्लिमों और दलितों को जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उनको अलग करके आखिर महागठबंधन की नैया कैसे पार लगेगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पत्रकार शिमाव अख्तर मौजूद है। और शिमाव जी, देखिए, कहा जा रहा है कि विपक्ष जिस प्रकार से तैयारी कर रहा है, पटना में बड़ी बैठक भी हो रही है, मोदी जी के जो रथ है उसको रोक देगा, लेकिन ना मायावती को बुलाएगा। जिस प्रकार से मायावती कहा जा रहा है, मतलब कहा भी जाता है कि देश में बड़ी नेता है दलितों की, असदुद्दीन ओवैसी को भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो क्या इस प्रकार से विपक्ष का ये मतलब कि जो आप कह लीजिए मिशन है वो सफल हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार के साथ विपक्षी एकता को लेकर के भारत के कई राज्यों में कई नेताओं से जो मुलाकात हुई, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो 2-3 बड़े चेहरे उनकी कैबिनेट के लोग थे, उनमें से एक है विजय कुमार चौधरी। उन्होंने कल बाज़ाब्ता मीडिया के सामने ये बात कह दिया कि मायावती, जो उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक पार्टी की अध्यक्षा हैं, उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको मिला करके। इनके बारे में उन्होंने साफ तौर पे मीडिया के सामने कह दिया कि इन लोगों को भारत के लोगों ने भुला दिया है। ये नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, या जनता के किसी भी मुद्दे पर वो बोलते नहीं हैं। विजय चौधरी ने जो बात बोली, वो अपनी ज़बान से तो बोल दी, लेकिन वो उन्होंने जो कहा है, जो बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी, वो कहीं न कहीं विपक्षी एकता के जो सबसे बड़े नेता हैं, यानी नीतीश कुमार जो अगुवाई कर रहे हैं, उनके ही कहने या उनके ही आस-पास बैठ के सुनने के बाद ये बात उन्होंने कही है। विपक्षी एकता को लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है। अब इसमें मामला ये देख लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी को बुलाना ना बुलाना, हो सकता है कि राजनीतिक तौर पे लोग उनको पसंद नहीं करते हो, उनके भाषण का जो तरीका है, उनके बोलने का जो तरीका है, जिस तरह से वो थोड़ा-सा एकदम हार्ड बोलते हैं राजनीति में, तो उस वजह से उनको अलग किया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है। लेकिन मायावती को अगर हटा दिया गया, तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू इसलिए नहीं भी है कि जीतन राम मांझी को ये कहते हुए नीतीश कुमार ने हटाया, या मीडिया के सामने अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को उन्होंने खारिज किया कि मांझी जी जब हम लोगों के साथ बैठते हैं, गठबंधन में शामिल हैं, और बीजेपी के खिलाफ जो हम लोग एजेंडा तय करते हैं कि कैसे चुनाव हराना है, वो सारी बात जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता देते हैं। इसलिए हमने उनको हटा दिया। यहाँ पर 2 बातें हैं कि एक तो दलित का कोई बड़ा चेहरा इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा है। तीसरा ये कि मुसलमान का कोई बड़ा चेहरा नहीं शामिल हो रहा है। तो मुसलमान में कांग्रेस को ही लोग समझ रहे हैं कि सेक्युलर पार्टी है। मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है, मुसलमान आरजेडी को वोट करता है, मुसलमान केसीआर को वोट करता है, मुसलमान स्टालिन को वोट करता है।
मुसलमान सिद्धारमैया को वोट करता है, तो सोच रहे हैं कि मुसलमान लीडरशिप को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मायावती का जो मामला है, ये सबसे ज्यादा अचंभित करने वाला है कि मायावती को न तो इन लोगों ने दावत दिया, न मायावती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, किसी मीडिया के लोगों ने उससे सवाल भी नहीं किया। हो सकता है कि कहीं व्यस्त होंगी, वो अभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन मायावती को नहीं बुलाया गया। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के सभी राज्यों में लगभग जा चुके हैं जहां पर गैर बीजेपी के लोग हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात की, केजरीवाल से कई बार उनकी बातचीत हुई, अखिलेश यादव से उसी उत्तर प्रदेश में मुलाकात हुई है उनकी, लेकिन उसके बावजूद मायावती से न मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यादव और जो दूसरी जातियां हैं उनको तो लाना चाह रहे हैं, जो और भी दूसरे कास्ट के लीडर हैं उनको तो बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को और दलितों को नहीं बुलाना इसलिए चाह रहे हैं कि ये दो जातियां भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहती हैं। इनके लीडर शुरू से ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बाबा साहब को मार देना चाहती है। मुसलमानों के साथ मसला यह है कि इनको सिर्फ जीना ही समझिए कि एक तरह से इनाम लगता है कि भाई सेकुलर पार्टियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को रोक कर रखेगी तो समझिए कि हमारी हिफाजत होगी। तो ये जो दो बड़ा चेहरा है, इसको नहीं लाना, हमको लगता है कि नीतीश कुमार की ये सियासी गलती, या गठबंधन तो अभी बना नहीं, 23 को जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में आखिरकार लालू प्रसाद यादव क्या भाषण देंगे, जो लालू यादव की जबान होगी वही नीतीश कुमार का प्लान होगा, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक मिनट, जैसे कि मायावती को आप बात कर रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया, तो मायावती को मतलब जिस प्रकार से इसमें भारतीय सियासत में उनकी बयानबाजी है, पॉलिटिकल मतलब जिस प्रकार से एक्टिव नहीं है कह सकते हैं, या फिर उनके तरफ से भी करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ले लीजिए या यूं कह लीजिए कांग्रेस या आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से जितना एक्टिव विरोध भाजपा का नहीं होता, उससे ज्यादा कहीं असदुद्दीन वैसी करते हैं। लगातार वो भाजपा का विरोध करते हैं। हमको लगता है कि विरोध भाजपा के करने में अपोजिशन में जो सबसे ज्यादा विरोधी नेता होंगे असदुद्दीन वैसी होंगे। मकसद अपोजिशन को भी हराना, ये कि मोदी को हराने के लिए मकसद है, असदुद्दीन वैसी का भी मकसद है। बावजूद इसके क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा लीडर है कि वो अगर आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी कहेंगे कि निजाम की पार्टी, निजाम के सोच रखने वाले लोग उस गठबंधन के साथ है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी को जो लोग राष्ट्र के हित में काम करते हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जिन्ना के लोगों को वोट नहीं देना, वो लोग जिन्ना के लोग हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बदनामी जो बयानबाजी की वजह से आती है, उसकी वजह से। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक और मामला है कि उनकी पार्टी के 4 विधायक को आरजेडी तोड़ के ले गई है, तो कहीं ना कहीं अपना जो पाला है सेकुलर वोट का, वो मजबूत करने के लिए सीमांचल में इसलिए ले गई। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी बयान दिया कि 1-1 करोड़ रुपए में इन विधायकों को खरीदा गया था। असदुद्दीन ओवैसी को न बुलाना यह भी मजबूरी हो सकती है कि वो बड़ी लच्छेदार तकरीर करते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, उनको जो मन में आता है अल्लाह रसूल और धर्म की बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तो एक तो पहला यह है कि भाई इसको लाएंगे तो ये चुनाव धार्मिक हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती। तो दूसरी बात यह भी तो है, जैसे जब जब से मान लीजिए जब तक वो इंडिविजुअल है तब तक इस तरह बयानबाजी कर रहेंगे। महागठबंधन में आ जाएंगे तो महागठबंधन का जो धर्म है उसको तो फॉलो उनको भी करना पड़ेगा। तो इसका ये भी तो रीजन हो सकता है, मान लीजिए जो असदुद्दीन वैसी या उनके चाहने वाले आरोप लगाते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप अपोजिशन पार्टियां नहीं चाहती है और इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है। नहीं नहीं, नीतीश कुमार और जो भी सेकुलर नेता है इस देश में, वो चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का कोई खासा फर्क राजनीति में नहीं है। मुसलमानों में जो यूथ है वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के पागल है, वैसा ही जैसे दलित में जो यूथ है रावण के साथ खड़ा है, और मायावती और उसके बीच में जो एक वोट का बिखराव हुआ है उसकी वजह से भी थोड़ी सी दलित का जो वोट बैंक है वो एक तरह से कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। मायावती जी का क्या मसला है कि वो बहुत सारे मुद्दे पे बोल नहीं रही है, उनके चुप रहने को ये लोग समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं साथ है, इसलिए उनको नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जब ये 23 तारीख की मीटिंग हो जाएगी, इसमें कुछ निर्णय हो जाएगा, नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं, बाकी नेताओं की क्या राय होती है, तो हमको लगता है कि फिर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी एक राह पर जाएंगे, जय मीम जय भीम, और दलित और मुसलमान को एकजुट करके एक तीसरा फ्रंट बना करके ये कहेंगे कि भाई सत्ता में कोई भी आ जाए, हमको अपना सियासी वजूद बचा करके रखना है, हमको अपना विधायक, अपना एमपी बनाना है, इसलिए दलित और मुसलमान एकजुट हो जाइए। ये सब लोग ढकोसलेबाज लोग हैं। अगर दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाते हैं तो उसके लिए महागठबंधन का ज्यादा नुकसान साबित होता है। नहीं नहीं, नुकसान साबित इसलिए नहीं होगा ना कि ये लोग जो असल कम्युनिकेशन बना रहे हैं राजनीति का, ये इस तरह से नहीं सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट 60-62 एमपी है अगर उसके पास, तो हम चाह रहे हैं कि उस जितना जीता हुआ है उसका आधा कर दें,
वो ये नहीं चाह रहे हैं कि पूरी सीट हरा दें। मायावती के यहाँ मसला ये है कि चैलेंज ये है कि वो बेचारी उनकी जो सीटें हैं वो बचाना चाहेंगी वो, इसलिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके आए हुए हैं, तो वो तो कुछ बोल नहीं सकती हैं बेचारी। उसके अलावा ममता बनर्जी के यहाँ 15-16 बीजेपी के एमपी जीते हुए हैं, तो वो भी चाहती है कि ये पूरे की पूरी सीट हम नहीं जीते, उसमें से आधा कर दें। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार की बात आप शुरू से सुनते आ रहे होंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि 304 सीटें जीती हुई है, 273 बहुमत के लिए चाहिए, हम 250 पर पैक करना चाहते हैं उनको। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम हराना चाहते, वो कह रहे हैं कि न खेलबो न खेले देबो, खेले बिगाड़ देबो। यानी नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत अगर नहीं आता है तो यही सबसे बड़ी इनकी कामयाबी है। फिर बाद में अपना तय होगा कि प्रधानमंत्री किसको बनाना, यूपीए का बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, क्या बनेगा। ये स्थिति इसलिए बनी है कि वो लोग सोचते हैं कि चलो भाई झारखंड के मुख्यमंत्री को हम बुला लेते हैं, उनको मजबूती दे देंगे, कांग्रेस वहां अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस उसके साथ जेएमएम के साथ लड़ जाएगी, तेलंगाना में भी यही होगा, आंध्रा में भी यही कोशिश होगी। उसके अलावा दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस की जो लड़ाई है, अगर वो दोनों एकजुट हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो फिर तो परिणाम बदल जाएगा। भगवत मान उधर है और कांग्रेस और उनके साथ समझौता हो जाएगा, तो फिर सूरत बदल जाएगी। तो ये लोग इस तरह से दलित और मुसलमान लीडरशिप को लेकर नहीं सोच रहे हैं, ये लोग स्टेट वाइज सोच रहे हैं, पार्टी वाइज सोच रहे हैं कि भाई किन किन इलाकों में गैर बीजेपी हुकूमत का कब्जा है और वहां पर जो बीजेपी सीट जीती हुई है उन सीटों को हमको कम करना है। उनको जीतना मकसद नहीं है, कम कर देंगे, इनको बहुमत से हटा देना है। जब बहुमत से ऑटोमेटिक ही हटेंगे, सत्ता से हट जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग को जो करना होगा अपनी शर्त पे हम चुनाव कैंडिडेट तय हो जाएगा, उसके बाद पीएम का कैंडिडेट हो जाएगा। ये असल इनकी रणनीति चल रही है, इसलिए जात उत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मायावती को और असदुद्दीन ओवैसी को ये लोग नहीं पूछ रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। चुनाव जीतना मकसद नहीं है, केवल सीटें कम करना मकसद है। अब लीजिए कि अगर उसी सीट कम करने में जीतना भी छुपा हुआ है। ये असल लोगों को ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की 304 सीटें हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतना ज्यादा है, संविधान पर हमला है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, और ये सारी चीजें सारा मुद्दा बना करके ये 304 को 250 पे लाना चाहते हैं। 250 पे जब ऑटोमेटिक आ जाएगा, सत्ता खत्म हो जाएगी, सत्ता खत्म हो जाएगी, उसके बाद इन पार्टियों की अपनी अपनी शर्त होगी कैबिनेट में जगह को लेकर के। कुछ लोग गवर्नर भी बनना चाहेंगे अगर बीजेपी के अलावा किसी की गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट या किसी की बनती है तो। जो टैग लगता है असदुद्दीन ओवैसी पर कि वो भाजपा के एजेंट है, और मान लीजिए कि उनके तरफ से ओपनली नहीं, मतलब कोशिश तो लगातार किया जा रहा है कि महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, बावजूद इसके उनको नहीं बनाया जा रहा है। अगर वो प्रत्याशी उतारते, जैसे चर्चा चल रहा है कि 8-10 सीट पे लोकसभा में उतारेंगे बिहार में, मान लीजिए कि कोई सीट ऐसा हो जो जितना वोट पाए उसी वजह से महागठबंधन का प्रत्याशी हार जाए, तो फिर इन पर भाजपा का एजेंट लगाना कितना सही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा ये कहते हैं कि रजिया फंस गई गुंडों में। उनका कहना है कि बीजेपी वाले भी हमको गाली देते हैं, कांग्रेस वाले भी गाली देते हैं, सेकुलर पार्टियां वो गाली देते हैं, आरजेडी हमको गाली देती है, हमारा ही विधायक तोड़ के ले जाती है कांग्रेस। तो उनका ये कहना है काशी राम के फॉर्मूले पे असदुद्दीन ओवैसी चल रहे हैं। उनका कह रहा है कि पहला चुनाव लड़ो हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ो हराने के लिए, तीसरा चुनाव लड़ो जीतने के लिए। उनकी पार्टी को अभी स्टेबल करने का जो तरीका है वो हर जिला में उनके अपने कार्यकर्ता धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, और वो यही चाह रहे हैं कि चुनाव हम पहली बार जीतें तो हरा दें। जैसे मान लिया गोपालगंज उपचुनाव हुआ तो ये बड़ी चर्चा हुई, बड़ी वो अपने आप को अपनी हार में यानी अपनी शिकस्त में अपनी कामयाबी मान रहे थे कि हमने आपको हरा दिया, गठबंधन होने के बावजूद भी एनडीए यानी बीजेपी चुनाव जीत गई। तो इनकी यही रणनीति है कि भाई हमको अगर नहीं पूछ रहे हैं तो हम इस स्थिति में आना चाहते हैं कि हम आपको हरा दें। जब आप हार जाइएगा, जब आपको एहसास हो जाएगा कि इसकी मजबूरी है, तब आप मान लीजिए कि इसमें कितनों 10 साल 20 साल लग जाएगा, मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, या उनकी जो तकरीर है, उनकी जो भाषा है, उसमें जो तल्ख बयानी है, कड़वापन जो है, वो अगर डाउन होता है धीरे धीरे आने के बाद तो हो सकता है। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट वाला जो मामला है ये सियासी हंगामा है।